कई सवाल हमारे और जवाब उनके में आपका स्वागत है। हमने दिल्ली के एक मशहूर बुद्धिजीवी डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास से बात की। डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष भी हैं कि मॉब लिंचिंग के बारे में मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या देखा और उसके कारण क्या थे और उसका निवारण कैसे हो सकता है। दोस्तों और साथियों, आज हमारे साथ मिल्लत के एक बहुत ही मशहूर दानिश्वर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं, जो कि वेलफेयर पार्टी के कौमी सदर भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और आपसे हम एक ख़ास इशू पर, मॉब लिंचिंग पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी आज की बातचीत का ख़ास पहलू ये है कि आमतौर से हम लोग अखबारात में या टेलीविज़न पे या वीडियोस में मॉब लिंचिंग के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, और उसके बाद उस पर एक राय कायम करके उस पर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि जिस शख्स से हम बात कर रहे होते हैं वो वाकई फील्ड में गया हो और उसने जाकर के हालात का जायज़ा लिया हो। इलियास साहब उन लोगों में से हैं जो कि हमेशा मैदान अमल में रहते हैं। और अब जबकि मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के कई वाक़यात हुए, तो उसके बाद इलियास साहब ने मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा किया और उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि उनसे हालात के बारे में सही जानकारी ली जाए, ये जाना जाए कि क्या हो रहा है, और ये भी जानने की कोशिश की जाए कि क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। तो इलियास साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जी, सबसे शुक्रिया। पहले तो आप ये बताएं कि आप मध्य प्रदेश में किन शहरों में गए थे, किन-किन शहरों का आपने दौरा किया? देखिए, बट मैं मध्य प्रदेश में सिर्फ़ 2 मुकाम पर गया था, एक तो इंदौर और दूसरा भोपाल। इसलिए कि मेरा अंदाज़ा ये था कि इंदौर जाने के से इंदौर और उसके अतराफ़ के जो वाक़यात हैं, वो सब हम कवर कर लेंगे, वहाँ से तमाम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर चूँकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो मुझे वहाँ भी कुछ समाजी तंज़ीमों से और सियासी लोगों से मुलाकात करनी थी, इसलिए कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये कोई स्पॉन्टेनियस या अचानक वाक़यात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसके दरमियान एक सीक्वेंस है। तो मैं ये जानना चाहता था कि इसके सिलसिले में खुद जो समाजी तंज़ीमें हैं, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और फिर जो सियासी अफ़राद हैं, सियासी अफ़राद से मेरी मुराद ये है कि जो अपोज़िशन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसके जो मुस्लिम लीडर हैं, उनके ज़हन में इस सूरत-हाल के तदारुक के लिए क्या मंसूबे हैं। तो ज़ाहिर है कि मैंने इंदौर और भोपाल का ही दौरा किया सिर्फ़। अच्छा इलियास साहब, आम तौर से इस तरह की जो चीज़िंग होती है, पोलराइज़ेशन होता है, वो इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कानपुर में इस तरह का वाक़या होता है, तो ये बात समझ में आती है कि पोलराइज़ करके जो है वो अभी 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तो फ़िलहाल दूर-दूर तक किसी इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। तो आपके ख़्याल में वो क्या चीज़ है जो कि इस मॉब लिंचिंग को एनकरेज कर रही है? देखिए, मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात मुल्क में हो रहे हैं, वो उसका उसका एक मकसद हो सकता है कि इलेक्शन में वोटों को पोलराइज़, एक मकसद। लेकिन ज़ाहिर है कि मॉब लिंचिंग के पीछे जो साइकी काम कर रही है, वो उसमें कई कई चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मुसलमानों में खौफ और दहशत की फ़िज़ा पैदा कर दी जाए, और मुसलमानों के अंदर एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए और वो अपनी सिक्योरिटी को लेके परेशान होने लगें। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के वाक़यात से हिंदू और मुसलमानों को पोलराइज़ किया जाए। और देखिए, वाक़यात जिस तरह होते हैं और उसकी जिस तरह वीडियोग्राफ़ी की जाती है और सोशल मीडिया पर डाला जाता है,
तो उसका जो दायरे अमल है या उसका जो यानी एरिया है वो सिर्फ एक स्टेट तक महदूद नहीं रहता है, उसके असरात पूरे मुल्क में देखे जाते हैं। जैसा आप मतलब बम्बई में बैठे हुए हैं और आपको उस वाक़े का इल्म हो गया उस सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो ये सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं होता है, उसको एक वाइड स्प्रेड होता है। मेरा अंदाज़ा ये है कि ज़ाहिर बात है आप जो बात कह रहे हैं कि इंतखाबात मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मध्य प्रदेश तक महदूद नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और इसी तरह से आप देखिए कि अभी चंद दिन पहले उसके बाद इंदौर के वाक़े के बाद में इसी तरह का एक वाक़या इसमें आपके राजस्थान में भी हुआ है। और ज़ाहिर है कि राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहाँ भी इंतखाबात नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात के कई उसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि मुसलमानों में खौफ व दहशत पैदा की जाए। दूसरा ये रीज़न होता है कि हिंदुओं के जो ऐसे ग्रुप है जो एंटी सोशल एलिमेंट कह लीजिए या जो इश्तियाल अंगेज़ नारे और इस तरह के काम करते हैं और जो सेमी मिलिटेंट टाइप के लोग हैं, उन सबको भी रीऑर्गनाइज़ करने का एक कोशिश होती है, उनको एंगेज रखने की एक कोशिश है कि वो लोग भी एंगेज रहें। और चौथी बात ये है कि देखिए इसके ज़रिए से जो सोसाइटी को पोलराइज़ किया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट हमको इंदौर में भी देखने को मिला कि इस वाक़े के बाद वहाँ की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो अपोज़िशन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खामोश है। उसके तरफ से कोई आवाज़, कोई मुज़ाहिरा, कोई यानी जो मज़लूमीन हैं उनसे जाके सहानुभूति का इज़हार करना, उनसे मुलाकात करना, इस तरह का कोई वाक़या हमको नज़र नहीं आता। तो ये इसका मल्टी यानी पर्पस एक्शन होता है ये कि इसके कई तरह से इम्पैक्ट डाले जाते हैं। सोसाइटी के अंदर मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा किया जाए, हिंदुओं को पोलराइज़ किया जाए, हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा किया जाए और जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो इस तरह के मामलात में मुसलमानों की हिमायत में आ सकती थी, उनके अंदर भी एक तरह से खौफ बैठा दिया जाए कि अगर वो मुसलमानों के मामलात में आगे आके बोलेगी या उनके साथ इज़हार हमदर्दी करेगी, तो उनका जो वोट बैंक है, जो हिंदुओं में जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है, वो उनसे मुतासिर हो जाएगा। तो वो भी मैदान में नहीं आती। तो ये सब चीज़ें इस तरह के वाक़यात से ये अचीव करते हैं और उसके अंदर वो कामयाबी से आगे बढ़ते हैं। तो इलियास साहब, आप मध्य प्रदेश में लोगों से मिल के आए हैं, तो आप ये बताएं कि इस मर्तबा जब सरकार बन रही थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई और उसके बाद जब सरकार बन रही थी, तो ये बात साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी का जो आला कमान है, हाई कमांड है, वो चौहान को दोबारा वजीर आला नहीं बनाना चाहता, इसलिए कि बहरहाल चौहान में और मोदी में पुरानी जो है वो दुश्मनी रही है, ये सब लोग जानते हैं। शिवराज चौहान अडवाणी के कैंप में रहे हैं, लेकिन और वो लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे मीडिया में बहुत चलाया, लेकिन बहरहाल शिवराज चौहान प्रिवेल कर गए और वो चीफ मिनिस्टर बन गए अपनी टेक्टिक्स की वजह से या अपनी पावर की वजह से, जो भी आप कहें। तो एक बात तो ये साफ है कि नरोत्तम मिश्रा जो है वो शिवराज चौहान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है, और वो होम मिनिस्टर है और उनको जो है वो सेंटर का आशीर्वाद भी उनको हासिल है। तो ये जो लड़ाई है शिवराज चौहान और नरोत्तम मिश्र की, इसके तनाजुर में इसके पर्सपेक्टिव में आप मध्य प्रदेश में होने वाले इन वाकयात को कैसे देखते हैं? देखिए असल में ये जो आपस की लड़ाई है ये सूरत-हाल आपको किसी एक जगह नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलेगी। मिसाल के तौर पे भी कर्नाटक में जो चीफ मिनिस्टर को हटाया गया और दूसरे आदमी को लाया गया, या उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश की गई थी कि योगी को हटाकर किसी और आदमी को लाया जाए या योगी पर एक आदमी को बिठाया जाए अंदर में, लेकिन वो चीज़ें चल नहीं सकी और यही सूरत-हाल मध्य प्रदेश में भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इसकी इन दोनों की आपस के इख्तिलाफ़ात चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन बाज़ मामलात में जो आरएसएस का एजेंडा है या बीजेपी का जो की जो हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन है,
उस मामलात में कोई ख़ास इख्तिलाफ़ किसी में नहीं है। और वो ये महसूस करते हैं कि इक़्तिदार में बने रहने के लिए हमें यही सब करना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने भी मध्य प्रदेश के लोगों से ये जानने की कोशिश की है, खुद कांग्रेस के जो अच्छे लोग हैं यानी एमएलए वगैरह उनसे भी बात की मैंने। उनका कहना था कि ये आपस की लड़ाई की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुद बीजेपी और बीजेपी के तहत में जो जितने छोटे राइट विंग एलिमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मंच और फलां, बहुत सारे मंच हैं, वो सब लोग एक तो ये कि आपे से बाहर हैं और उनको एक तरह से ये बात उनको समझा दी गई है कि आप चाहे कुछ भी करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मिसाल के तौर पे अगर इंदौर में ही आप देखेंगे, ये जो वाक़या इंदौर में हुआ, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले एक वहाँ इंदौर में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक कैलाश विजयवर्गीय हुआ करते थे, उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो भी बीजेपी के आदमी हैं। उन्होंने एक अक़लियतों के कुछ लोगों को बुलाकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। उस प्रोग्राम में एक लड़की ने उस पर तकरीर करते हुए बहुत ऐसे उत्तेजनक भाषण दिया, बहुत सारे ऐसे नारे लगाए और मुसलमानों को टारगेट किया। और उसके जवाब में वहाँ जो मुसलमान मौजूद थे, उन्होंने या हुसैन का नारा लगा दिया। या हुसैन के नारे लगे। तो वहाँ की एक मालिनी गोड़ बोल के खातून हैं जो वहाँ की वो मेयर भी रह चुकी हैं और अब एमएलए हैं वहाँ से। उसने आकर कहा कि ये जो देशद्रोही लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको जब तक वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं, उस वक़्त तक के उनकी बात हम यानी उनके देश प्रेम या उन देश के वो बहीख़ा हैं और वफ़ादार हैं, उसका वो जब तक के वो नहीं होगा। तो ये एक वाक़या हुआ था और इस वाक़ये ने एक तनाव की कैफ़ियत पैदा कर दी थी। उसके बाद वो दूसरा वाक़या हुआ जिसमें बम्बई बाज़ार की एक घटना हुई थी जिसमें 2 दलित लड़कियाँ और एक आदमी जो मुस्लिम इलाके में आता है। तो ऐसा लगा कि एक वहाँ के लोगों को लगा लड़कियाँ जो थी वो उनका पहनावा वग़ैरह से ऐसा लग रहा था कि वो मुस्लिम लड़कियाँ हैं। तो लोगों को लगा कि ये जो आदमी है ये शायद इन लड़कियों को बहका रहा है या कुछ, तो ऐसी कुछ बातचीत हुई, सख्त बातचीत हुई। लेकिन फिर बाद में साफ हो गया कि नहीं, उसके रिश्तेदार वो ये ऐसा नहीं है वाक़या, बल्कि वो तीनों गैर मुस्लिम हैं, तीनों दलित हैं। लेकिन उसके रिश्तेदार आ गए और रिश्तेदार ने आके वहाँ पे खूब नारे लगाए, हम तुमको सूअरों की तरह काट देंगे और उन पर उसके बाद प्रशासन ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन दूसरे फरीक को छोड़ दिया और इनको 300 तक दफन कर दिया मुसलमानों को। ये एक वाक़या हुआ और उसके बाद फिर ये तीसरी घटना जो हुई ये वहाँ पे मंडेला में हुई कि वहाँ पे मुसलमान यौम आज़ादी मना रहे थे 15 अगस्त मना रहे, झंडा बंदन कर रहे थे। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट पहुँच गए और उनसे कहा कि झंडा बंदन कर रहे हैं, तुमको ये नारा लगाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा। जब वहाँ पे झगड़ा हुआ तो उसके बाद भी जो कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई एकतरफ़ा तौर पे उनके खिलाफ हुई, जो वहाँ पे झंडा बंदन का प्रोग्राम कर रहे थे। तो मतलब ये कि ये जो इतने वाक़यात हो रहे हैं, ये वाक़यात ये चौथा वाक़या था ये जो लड़के के साथ में हुआ, वहाँ पे मार-पीटा गया। तो ये सब वाक़यात में वो जो जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती भी है, तो बहुत यानी हल्की धाराओं पे। अभी आप देखा होगा दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर में एक बहुत ही भड़काऊ भाषण हुए, बहुत ऐसे यानी इश्तालंगेज़ नारे लगाए गए और वहाँ जो साहब जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था वो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे पहले, अब वो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और अगले दिन उनको बेल मिल गई। बाकी लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन वो अगले दिन जो मेन ऑर्गेनाइज़र था उसको बेल मिल गई। और उसके जवाब में जिन बच्चों ने जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहा था, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इम्यूनिटी जो है, इन तमाम तबकात को इसी नहीं तो असल क्या वजह है कि जो लोग मॉब लिंचिंग का मामला कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के मामले के बाद उसकी वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी को सोशल मीडिया में डाल देते हैं। सब लोग आइडेंटिफाई है, मारने वाले भी मौजूद हैं, नारे लगाने वाले मौजूद हैं, जो इसपे पिटाई हो रही है वो भी मौजूद है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि ये सब चीज़ें बगैर किसी मनसूबबंदी के नहीं होती। ये सब मनसूबबंदी के तहत हो रहा है और इसी वजह से उन सब लोगों को एक एश्योरेंस दिया गया है कि आप जो कुछ भी कर लें,
आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई होगी बहुत हल्की होगी, और बहुत जल्द वो केस आप पर से खत्म हो जाएगा। तो मैं लेकिन आकाश विजयवर्गीय जो है वो इतना बदमाश आदमी है, उसने पिछली मर्तबा तो एक सरकारी अफिसर को पब्लिक में मारा था, और वो उसका ताल्लुक बीजेपी से है। तो उसके प्रोग्राम में मुसलमान गए क्यों? और मुसलमान वहां जाके क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बीजेपी के प्रोग्राम में तो यार वही सब होगा जो वो औरत ने कहा। तो आप उसके प्रोग्राम में जाओ और फिर वो बातें सुनो और परेशान हो, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। देखिए, आपको इस पे आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि भाई ये आरएसएस काम कर रही है, और मुस्लिम राष्ट्र मंच बना रखा है, और मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो सरकर्दा लीडर है वो एक कासमी हजरत है, दारुल देवबंद के फारिग हैं, वो भी इसमें है, और मुस्लिम राष्ट्र मंच के जरिए से वो जो उसके जो अजायम है मुसलमानों के सिलसिले में, वो सब काम पे लगे हुए हैं। तो वो क्यों लगे हुए हैं? ऐसे लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो जो ऐसे लोगों की भी क्या मतलब, जो लोग जो बिका हुआ है वो उसको नाराज होने का क्या? उसको मालूम है ये सोल्ड हिमसेल्फ, तो नहीं, उसको तो देखिए, उसने अपना वो जमीर ही उन बेच उन दिया है। उन लोगों को लाया इसी तरह से जाता है। भाई मैं एक यहाँ पर एक साहब जिलानी साहब हैं, वो उसी मुस्लिम राष्ट्र मंच के एक बड़े सरकर्दा लीडर हैं। तो एक दिन मेरे साथ में वो डिबेट में मौजूद थे, और वो ये साबित करने पे तुले हुए थे, साहब मैं एक सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, मैं तो मुसलमानों के मफाद के लिए वहां पे मौजूद हूँ। मैंने पूछा कि क्या मफाद है, आप बताइए, हासिल क्या आपने मफाद हासिल किया? तो मफाद, जाती मफाद सबका फायदा होता है, जाती लोगों की जेब भर जाती है, चाहे वही मफाद उनका उतना ही लिमिटेड उनका मफाद का की डेफिनेशन है। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी जब ईमान पे जर पड़ती है, तब वो अंदर से चीज निकल आती है कि भाई हम हमारी आइडेंटिटी। और दूसरी बात ये, देखिए, आप चाहे कुछ भी हो, कितना ही बीजेपी के साथ आप मिले हो, और कितना ही आप सब नारे जो चाहते हो सब नारे लगा दें, लेकिन जब आपके कार्रवाई होगी तो फिर उसमें कोई बचने वाला नहीं, सब दर्द आएंगे। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार जब ये वाकयात हुए थे राजस्थान में खास तौर पर और हरियाणा वगैरह में, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए बहुत सारे फैसले किए थे और बहुत सारे अहकामात दिए थे। और उनको अगर कोई आदमी पढ़े तो ऐसा लगता है कि अगर उन पर अमल दरामद हो ईमानदारी से तो मॉब लिंचिंग रुक सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस पर सरकार को अमल दरामद कराने के लिए तो हम लोग कुछ करते नहीं, सिवाय इसके कि इसकी वीडियोस जो वो लोग बनाते हैं और वो चाहते हैं कि मुसलमानों में फैले, खौफ व दहशत फैले, तो हम उसको फैलाते हैं और उसको खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत बयानबाजी कर देते हैं। तो अल्टीमेटली तो वो काम तो होता है नहीं जिससे मॉब लिंचिंग रुके, और वो सब होता है जो कि वो जो उनके फायदे की चीज होती है। तो ये जो मसला है कि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या करने से हमारा नुकसान है और ये हमको नहीं करना चाहिए, और क्या करने में हमारा फायदा है जो हमको करना चाहिए। इस मसले का क्या हल देखते हैं? देखिए, यही खास बात है जिसके लिए मैं इंदौर गया था। मैं ज़ाहिर वाक़यात हो गए थे, उसकी पूरी इत्तलात थी, सब कुछ मुझे मालूम था क्या हुआ, किस तरह से हुआ। ये जानने के लिए नहीं गया था, मैं ये जानने के लिए गया था कि मुसलमानों के दरमियान जो अफ़राद हैं, जो तंज़ीमें हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन वो क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, ये लड़के को जब पीटा गया, पुलिस ने उसको के पास जब ये अपनी कंप्लेंट लेके गया, तो पुलिस ने उसको कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारा पैसा लूटा गया, तुम्हारा माल खराब किया गया, चलो मैं लेके चलता हूँ। उनके पास लेके गया, और उनसे जो पैसा उन लोगों ने लूटा था वो लेके इसको वापस किया और कहा तुम भाग जाओ, अब चलो तुम्हारा काम खत्म हुआ, और इस चक्कर में पड़ो, एफआईआर दर्ज हो और ये हो, तुम्हारा पैसा मिल गया, तुम्हारा कुछ नहीं करते। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद उस इलाके के मुस्लिम नौजवानों में इश्तिहाल पैदा हुआ, ये कैसा हो गया, और कुछ लोगों ने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, और बड़े पैमाने पे जाके वहां के उन्होंने उस थाने का घेराव किया और नारे लगाए खूब जम के। उसके बाद पुलिस ने लगा कि अब ये तो प्रशासन के ऊपर की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा हो गया, तो उसने जो है फिर उस लड़के पर ये इल्जाम लगाकर कि इसने झूठ बोला था, गलत कार्ड किए थे, और एक हिंदू लड़की को, 13 साल की लड़की, उस वक्त तक के वो हिंदू लड़की का मामला कहीं नहीं आया था, उसका बाप वहां मौजूद था मारने वालों में,
लेकिन उस पे ये लड़के पे ये इल्जाम लगाया गया तो उसने किसी हिंदू लड़की को छेड़ा। अब उस पे ये लगाया गया कि उसने हिंदू नाबालिग बच्ची को छेड़छाड़ की थी और पास्को एक्ट के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया उस आदमी को। और ये जिन लोगों ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी या धरना वो घेराव किया था, उनमें से भी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 जो छोटे-छोटे लीडर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। अब वो एब्सकॉन्डिंग है वहां से। मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि लेकिन जो मुसलमानों की तंजीमें थी, जितने मुसलमानों के मजहबी और समाजी लीडर थे, उनका कहीं पता नहीं था, वो गायब थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने उनसे ये कहा भाई आप लोग जो है कि होना ये चाहिए था कि बजाय आप मॉब लेके जाते, आप चंद लोग जो है उस लड़के को लेके जाते और पुलिस से कहते कार्रवाई होती, जो कुछ हुआ। लेकिन ऐसा होने के बजाय आपने थाने का घेराव किया। थाने का घेराव करने से थाने को लगा कि भाई मैं हमारा मसला वो पड़ जाएगा, ऊपर से कार्रवाई हुई, उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई केस दर्ज करो। तो जिन लोगों ने मारा पीटा उनके खिलाफ तो केस दर्ज नहीं हुआ। दर्ज हो गया लड़के के खिलाफ जिसको पिटाई हुई थी और उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसने झूठ बोला था और वहां पे जाके एक लड़की की छेड़छाड़ की थी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इस पूरे वाकये के अंदर अगर हम देखेंगे, हम और आप सब के लिए ये एक वह है सवालिया निशान है कि मुसलमानों के दरमियान ये कोशिशें गांव और शहरों के हद तक इसकी कोशिश हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई एक जॉइंट कम्युनिटी बन जाए और वो ये कोशिश करे कि सद्भावना भी हो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान। गैर मुस्लिमों का भी एक बड़ा तबका, अगर आप इंदौर की बात कर लें उस इलाके में भी गैर मुस्लिमों की गालिब अक्सरियत जो है वो कम्युनलाइज नहीं है, लेकिन चूंकि वो खामोश रहती है और मुसलमानों का भी गालिब तबका जो है वो या तो डरा रहता है या किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैदान में नहीं आता है। नतीजा ये होता है कि ये इस तरह के वाक़यात बढ़ते जाते हैं। होना ये चाहिए था और मैंने यही बात जब भोपाल में जब मैं आया था तो मैंने वहाँ कम्युनिटी लीडर से यही बात की कि भाई आप लोग ये कोशिश कीजिए कि हर जगह एक जॉइंट कमेटी बन जाए जो इस तरह के तमाम मामलात के अंदर ऐसे सरकर्दा अफराद की, ऐसे सेंसिबल लोगों की जो हिकमत के साथ इन मामलात को निपटने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए गैर मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी को जो इसमें मुलविस नहीं है उसको साथ लेकर सद्भावना की कोशिश करें। और तीसरी बात ये कि आप लीगल कार्रवाई पे तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप नारे और ये वो लगाकर मामला खत्म खराब कर दें, बजाय इसके कि आप अगर FIR दर्ज करवाते और उस पूरी होती तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होती, मामला आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया। मेरा कहना ये है आपसे, यानी कम्युनिटी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ मैं कि अब जरूरत इस बात की है, जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं इस मुल्क में, तो हालत तकाजा ये है, एक तो कम्युनिटी के अंदर जितना अच्छा एक और मसला है इंदौर और उज्जैन और उस इलाके का, मुसलमान मसलकी बुनियादों पर और ये देवबंदी और बरेली बुनियादों इतना बटा हुआ है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मुल्क के अंदर सूरत हाल बदल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। और नतीजा ये हुआ कि अभी भी 2 काजी, यानी इंदौर के अंदर 2 काजी हैं, एक बरेलवी काजी हैं और देवबंदी काजी हैं। एक काजी साहब बीजेपी के लोगों के साथ जाके चौहान साहब से मिलकर आए और एक काजी साहब नहीं गए। तो मतलब ये कि ये जो सूरत-हाल हो रही है, इस पूरी सूरत-हाल को ठीक करने की ज़रूरत इस बात की है, कमिटी के अंदर भी कॉन्शसनेस पैदा हो। उनके जो सरकर्दा अफराद हैं, मिली रहनुमा हैं, मिली तंजीमें हैं, वो सब मिलकर एक मुत्तहदा प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ। एक कोशिश होनी चाहिए कि मुसलमानों में इश्तियाल ना पैदा हो, मुसलमान जज़्बाती तौर पे कुछ ऐसे काम ना कर दे, जिसके नतीजे में जिसका उल्टा उनको नुकसान होने लगे और लीगल कार्रवाई ये लोग करें। अब वहाँ APCR की टीम भी गई है, बाद में गई। तो उस वक़्त इमीडिएट इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, तो उस वाक़यात के अंदर अगर समाज के सरकर्दा लोग आगे बढ़ें और उसका असर जो है प्रशासन किसी न किसी हद तक महसूस भी करता है और उस मामले में और इस तरह के लोगों की कोशिश ये भी होनी चाहिए कि वो सिर्फ़ एक कमिटी के लोगों को लेकर ना जाए, थाने में लेके जाए दोनों कमिटी के लोगों को जो ऐसे लोग हैं। तो हम इस तरह के वाक़यात को रोक सकें। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस तरह के वाक़यात बढ़ते जाएँगे, इसलिए कि ये जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, ये तो सिर्फ़ इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए से ही मुसलमानों को मैदान में लाना चाहते हैं और फिर पूरा इल्ज़ाम उन्हीं के सर पे थोपते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपने बताई इस सिलसिले में और हम फिर आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और शीर्षक पर बातचीत करेंगे। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं और फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर।